हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे यूटेट पेपर सेकेंड भाषा प्रथम हिंदी। ये पेपर जो है फ्रेंड्स, ये ओल्ड पेपर है और इससे संबंधित हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो है यूटेट का पेपर है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। और अभी जो 29 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे जो है ये पेपर जो हमें हेल्पफुल मिलेगा यहाँ से। तो कोई जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे रिपीट भी क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, तो इनमें से कई क्वेश्चन हमें वहाँ पे देखने को भी मिल सकते हैं या इससे रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को जो है थोड़ा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फैक्ट लेके मैं जो है यहाँ पे क्वेश्चंस का लेके आ रखा हूँ, तो आप उन्हें जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे 31 से 90 तक के क्वेश्चन है, यानी टोटल 30 क्वेश्चन है। सबसे 31 से 90 तक के क्वेश्चन है यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन हो गए 60 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले है, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का जो निर्देश दिया गया है वह अनुच्छेद 351 में। अब यहाँ पे जो है अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया, और उसके बाद अनुच्छेद 343 से 351 तक जो हिंदी को जो है राजभाषा संबंध व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 3, अब यहाँ पे थोड़ा जो यहाँ पे ऑप्शन देखे, अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 345 में कहा गया कि राज्य की जो राजभाषा हो या राजभाषाएं होंगी। और अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 351 जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश यहाँ पे दिया गया है, और संविधान की जो अहम अनुसूची है शामिल किया गया है 22 भाषाओं को। 22 भाषाएं जो है हमारे जो है संविधान के जो है संविधान में 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो युग्म सही है यह हमें बताना है, ऑप्शन नंबर बी। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, जो रानी केतकी की कहानी है वो इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। और इंसा अल्लाह खां जो थे एक हिंदी साहित्यकार आदि उर्दू कवि थे। अब इसमें से मुंशी सदा सुखलाल जो हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो थे एक हिंदी लेखक थे, और ये जो थे हिंदी लेखक थे। अब उसके बाद हम देख लेते हैं लल्लू जी लाल जो हैं, लल्लू जी लाल जो है हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। और प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां और लालू जी लाल और सदल मिश्रा। ये सभी जो हैं हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। और जो इनमें से जो ये थे इंसा अल्लाह खां, इनकी जो प्रमुख थी, यानी प्रमुख प्रेम संग थी, प्रमुख ग्रंथ था वो था प्रेम सागर। लालू जी का जो प्रमुख ग्रंथ था वो था प्रेम सागर। उसके बाद आ जाते हैं हम सदल मिश्रा जो थे, इन्होंने जो है गिल क्राइस्ट के आग्रह पर इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सदल मिश्र के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो गिल क्राइस्ट के आग्रह पर इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक लिखी है। और नासिकेतोपाख्यान जो पुस्तक है इसको जो है चंद्रावली के नाम से भी जाना जाता है। सदल मिश्र की जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं रामचरित, अध्यात्म, रामायण 1806 और हिंदी जो है पर्शियन शब्दकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 33। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे जो है हमें महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, ये सभी हमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कौन यहाँ पे महाप्राण व्यंजन है। और यहाँ पे तो सबसे पहले जो महाप्राण व्यंजन होते हैं, महाप्राण व्यंजन जो होते हैं उनमें वायु की जो मात्रा होती है वो पर्याप्त होती है, जिसके द्वारा जो होती है ध्वनि जो है स्पष्ट दिखाई देती है। और इसमें जो आते हैं यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने लिखे जो हमारे वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर एक वर्ग में जो है 5 वर्ण आते हैं। अब 5 वर्ण आते हैं तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हर एक वर्ण को, तो जो पहला यानी फर्स्ट क, और तीसरे में आता है ग, और फिर आता है 5वें में ज्ञ।
तो ये तो होते हैं हमारे अल्प प्राण, ये हमारे होते हैं अल्प प्राण। लेकिन अगर हमें महाप्राण की बात करनी है तो महाप्राण होते हैं वर्ग के वर्ग के दूसरे और तीसरे चौथे, वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा। जैसे क वर्ग है, क वर्ग में दूसरा क्या आएगा ख, और चौथे में क्या आएगा घ। तो ख और घ क्या हो जाएंगे, महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। और च वर्ग में आ जाएगा छ झ, और ट वर्ग में आ जाएगा ठ और ढ, और त वर्ग में आ जाएगा थ ध, और प वर्ग में आ जाएगा फ और भ। अब उसके बाद जो है बाकी यहाँ पे जो है बाकी इनको हम और ऑप्शंस को हम देख सकते हैं। ख और घ हमारे क्या हैं, महाप्राण व्यंजन है। बाकी जो ट हो गया हमारा अल्प प्राण, और ठ हो गया हमारा महाप्राण। उसके बाद प हो गया हमारा अल्प प्राण, और फ हो गया हमारा महाप्राण। च हो गया हमारा जो च है, च हो गया हमारा अल्प प्राण। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, त भी हमारा क्या है, अल्प प्राण है। तो उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, वाचस्पति। वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है? तो वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है? तो वाचस्पति शब्द में जो है ये आएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, और जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आएगा अलुक तत्पुरुष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? तो ये है शांति रस का अस्थाई भाव। निर्वेद जो है शांति रस का अस्थाई भाव है। अब यहाँ पे जो है अस्थाई भाव जो होते हैं, अस्थाई भाव की संख्या 11 होती है। अस्थाई भाव के अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, तो अस्थाई भाव की संख्या होती है 11। अब जो यहाँ पे रस हैं, तो यहाँ पे रस होते हैं 11। रस कितने होते हैं? 11 होते हैं, और अस्थाई भाव की संख्या होती है 9। अस्थाई भाव की संख्या 9 है, रस हमारे 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हमें यहाँ अलंकार बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो है असंगति, क्या हो जाएगा? असंगति। तो जो भारतीय साहित्य में जो है, यहाँ पे जो है भारतीय साहित्य में जो है जो अलंकार दिए गए हैं, हिंदी में तो 7 अलंकार हैं। हिंदी में 7 अलंकार हैं। वो है अनुप्रास अलंकार, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। तो ये सभी अलंकार जो है हिंदी में दिए गए हैं भारतीय साहित्य में। बाकी भारतीय साहित्य में अन्य अलंकार भी दिए गए हैं, जैसे संदेह हो गया, अनन्वय हो गया, तो ये और वक्रोति, ये सभी अलंकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? तो कर्मवाच्य कौन सा वाक्य है ये हम देखेंगे। तो 37 का राइट आंसर 37 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब कर्मवाच्य क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि राहुल द्वारा जो है आम खाया जाता है, तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि राहुल द्वारा, किसके द्वारा? राहुल के द्वारा आम खाया जाता है। या हम किसी का भी यहाँ पे नाम ले सकते हैं कि राहुल, ये राहुल हो गया, श्याम हो गया, कोई भी नाम यहाँ पे ले सकते हैं कि राम द्वारा जो है आम खाया जाता है। और यहाँ पे जो है दूसरा इसका बनेगा कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में क्या आता है? राहुल आम खाता है। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट बोला जा रहा है कि राहुल आम खाता है, और यहाँ पे कर्मवाच्य में बोला जा रहा है कि जो कर्म हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? राहुल के द्वारा हो रहा है। जो राहुल है वो क्या कर रहा है? राहुल द्वारा आम खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं, छचुंदर के सिर में चमेली का तेल का सही अर्थ है। तो छचुंदर के सिर में चमेली का तेल का सही अर्थ हो जाएगा अनपढ़ व्यक्ति के हाथ धन लगना। अनपढ़ व्यक्ति के हाथ धन लगना। कोविंद का समानार्थी शब्द हमें बताना है। जो कोविंद है, कोविंद का समानार्थी शब्द हमें बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे झंडा गीत और झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार कौन है। तो झंडा गीत के रचनाकार जो है ये हैं श्यामलाल पार्षद। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। झंडा गीत जो है 1938 में जो है कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था।
झंडा गीत 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था और झंडा गीत के जो लेखक हैं वो हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। जो सबसे पहले जो है झंडा गीत गाया गया था जो है सर्वप्रथम गाया गया था 1924 में, अप्रैल 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जलियांवाला बाग दिवस पर कानपुर के फूलबाग में जो है झंडा दिवस गाया था। उसके बाद जो है सन 1934 के हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में गांधी व नेहरू के शीर्ष नेताओं ने झंडा गीत के रूप में स्वीकार किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर बन सकता है कि जो है झंडे को कब जो झंडा गीत है कब स्वीकार किया गया था, तो 1934 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन में गांधी व नेहरू शीर्ष नेताओं के द्वारा जो है यहाँ पे झंडा गीत को स्वीकार किया गया था। और सबसे पहले कब गाया गया था, तो ये गाया गया था 1924 अप्रैल 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जलियांवाला बाग दिवस पर यह गाया था कानपुर के फूलबाग में। और 1938 में जो है कांग्रेस अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें जो है और भी ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। तो यहाँ पे जैसे है राम प्रसाद बिस्मिल, तो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में हम देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन क्रांतिकारी धारा एक प्रमुख सेनानी थे और इन्होंने जो है 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी दे दी थी। 1921 में इन्होंने जो है एक कविता लिखी थी, सरफरोशी की तमन्ना, और तमन्ना नामक देशभक्ति कविता इनके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यही हमें यहाँ पर याद रखना है कि इनके द्वारा जो है 30 वर्ष की आयु में इन्हें जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी और इन्होंने जो है 1921 में सरफरोशी की तमन्ना नामक देशभक्ति कविता लिखी थी। अब उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा गोपाल दास के नीरज के बारे में। तो ये जो है हिंदी साहित्यकार, शिक्षक और कवि सम्मेलनों में मंचों पर काव्यवाच्य एवं फिल्मों गीतों के लेखक थे। इनकी जो कृतियां हैं संघर्ष, इनकी जो कृतियां हैं किसकी, गोपाल दास नीरज की जो कृतियां हैं वो है संघर्ष 1944 में इन्होंने प्रकाशित की थी। फिर है दो गीत, नदी किनारे, फिर अगला है फिर दीप जलेगा 1970 में, तो इनकी कुछ कृतियां और भी कृतियां हैं लेकिन मैंने यहाँ पे 4 ही ली हैं। संघर्ष हो गया, दो गीत हो गया, नदी किनारे हो गया और फिर दीप जलेगा जो है इन्होंने प्रकाशित की थी 1970 में। अगले जो है श्याम नारायण पांडे के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है वीर रस के सुविख्यात कवि हैं। जो हमारे रस हैं तो वीर रस के ये हैं सुविख्यात कवि। उसके बाद जो है इन्होंने जो है 4 उत्कृष्ट महाकाव्य रचे। श्याम नारायण पांडे द्वारा 4 उत्कृष्ट महाकाव्य रचे गए। इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण जो था हल्दी घाटी काव्य, इन्होंने जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी यही था इनका हल्दी घाटी काव्य। और इसमें जो है दूसरा जो था जोहार, ये काव्य विशेष चर्चित था। हल्दी घाटी में जो है इन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन और जोहार में जो है चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का व्याख्यान किया है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी में जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन और जोहार में जो है चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का व्याख्यान किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है श्याम नारायण पांडे के द्वारा। और श्याम नारायण पांडे कौन थे, वीर रस के सुविख्यात कवि। अगला हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 हम यहाँ पे कर लेते हैं। विद्यापति की पदावली किस भाषा में है? तो विद्यापति की पदावली किस भाषा में है ये हमें बताना है। तो ये है मैथिली। अब इसमें जो देख लेते हैं विद्यापति की पदावली जो है यहाँ पे जो है ये संस्कृत, अवध एवं मैथिली। इनकी जो विद्यापति की जो भी कृतियां हैं तो इनकी हैं संस्कृत में है, अवध में और मैथिली में है। लेकिन जो पदावली है वो किस में है, मैथिली में है। और इनकी जो है कीर्तिलता और कीर्तिपताना नामक रचनाएं जो है अवध में है और पदावली जो है हिंदी रचना मैथिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम शक्ति से चिर निरस्त्र हो जाएगी पार्श्वता, उक्त पंक्ति कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें हमें बताना है कौन सा काव्य दोष है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिदोष। 43 देख लेते हैं, काव्य अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भामा, ऑप्शन नंबर बी भामा।
और जो ये यहाँ पे जो है भाम, इसके बाद जो है काव्यालंकार, यहाँ पे जो है काव्य में अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो यह है भामा। और यहाँ पे काव्यालंकार जो है सूत्र आचार्य वामन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। काव्यालंकार, काव्य में, यहाँ पे काव्य में अलंकार है और मैं काव्यालंकार कह रहा हूँ। काव्यालंकार सूत्र जो है आचार्य वामन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44, अतीत के चलचित्र के रचनाकार का नाम है। अतीत के चलचित्र के रचनाकार का नाम है, तो ये है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है। जो इनका जो रचनाकार, इनकी रचना है चलचित्र, यह एक रेखा चित्र है। और इसमें जो है इन्होंने, इसमें जो महादेवी वर्मा द्वारा हमारा परिचय और रामा भाभी, बिंदा, सविया, बिट्टो, बालिया, माँ घिसा, अभागी स्त्री, आलोपी, बबलू तथा आलोपी, इन 11 चरित्रों से करवाती है। यानी इनमें इन्होंने चरित्रों का वर्णन किया हुआ है। और महादेवी वर्मा जो है छायावादी के 4 स्तंभों की प्रमुख कवियों में से एक है। और महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो कुछ काव्य संग्रह है इनके निहार, रश्मि और नीरजा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है धर्मवीर भारती। अब धर्मवीर भारती के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे धर्मवीर भारती जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार, सामाजिक विचारक थे। और ये जो थे इनके द्वारा, वे जो थे धर्मवीर कवि जो थे, साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। तो धर्मयुग जो साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक कौन थे, धर्मवीर भारती। अगले जो है मनु भंडारी। तो मनु भंडारी जो थी हिंदी सुप्रसिद्ध कहानीकार थी। मनु भंडारी जो थी हिंदी सुप्रसिद्ध कहानीकार थी। और मनु भंडारी के जो उपन्यास हैं, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी एक, और यहाँ पे महाभोज स्वामी है। आपका बंटी, महाभोज स्वामी, 1 इंच मुस्कान और कलवा, एक कहानी, यह भी। तो ये सभी मनु भंडारी के उपन्यास हैं। इनके जो नाटक हैं वो है बिना दीवारों का घर। और पटकथाएं इनकी रजनी, निर्मला, स्वामी दर्पण। अगला जो है उपेंद्र नाथ अश्क। इनके ये जो है उर्दू हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार तथा उपन्यासकार हैं। ये जो है अपनी पुस्तक जो है स्वयं प्रकाशित करते थे। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कौन अपनी पुस्तकों को स्वयं प्रकाशित करते थे, तो वो करते थे उपेंद्र नाथ अश्क। अगला यहाँ पे देख लेते हैं। अब इनके जो है उपन्यास हैं इनके गिरती दीवारें, गर्म राख, सितारों के खेल। और नाटक है इनके लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय। और कहानी संग्रह इनके हैं 70 श्रेष्ठ कहानियां, जुदाई के शाम के गीत, काले साहब। ये इनके क्या है, कहानी संग्रह। अगला यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, अधिकार खोकर बैठना। यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये कहा गया है जयद्रथ बध द्वारा। अब ये जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य जयद्रथ बध भाग 1 से लिया गया है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध एक खंड काव्य है और जो यहाँ से जयद्रथ बध भाग 1 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद। इनका जो पूरा नाम है ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 यहाँ पे दिया गया है, निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको 41 से 50 तक के आपको आंसर्स बताने हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की ब्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण, प्रथम कपसी मतवाली, हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप, और जल माया की चल रेखा। तो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे अब क्वेश्चन दिए गए हैं,
ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्ववन की ब्याली, इस पद में कौन सा अलंकार दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमें राइट आंसर बताना है। ये हो जाएगा व्युतिरेक अलंकार। 48 जल माया की चल रेखा किसे कहा गया है? तो जल माया की जो है जल माया की चल रेखा कहा गया है ऑप्शन नंबर सी को, चिंता की पहली रेखा को। क्वेश्चन नंबर 49 जल माया का क्या आशय है? तो यह है मायात्मक संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन उपयुक्त पद में किस रस की प्रबलता है? 50 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भयानक रस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से 54 तक दिया गया है। वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई है और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत और व्यापक हो गया। हमारी साहित्य पर धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा। आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में जीवन संबंधी गहन विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य को लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य तक हम यहीं पर बात पाते हैं। सामवेद की मनोहारिणी ऋचाओं से लेकर सुर तथा मीरा की सरस रचनाओं तक सर्वत्र परोक्ष भावों की अधिकता तथा लौकिक विचारों की न्यूनता दिखाई देती है। इस मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि साहित्य में उच्च भावनाएं तो प्रचुरता से भरी गई, किंतु ऐहिक जीवन का चित्र उपस्थित करने में वह कुछ कंठित सी हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अवतारवाद की अवतारणा कहाँ से हुई है? तो 51 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौराणिक साहित्य से। क्वेश्चन नंबर अगला हम कर लेते हैं 52 हमारे धार्मिक दृष्टिकोण के व्यापक होने का मूल कारण क्या है? तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए कि यह मूलतः जनमानस में प्रतिष्ठित हुआ। 53 देख लेते हैं हमारे साहित्य में लौकिक विचारों की कमी का क्या कारण है? तो 53 का राइट आंसर है आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता। 54 प्राचीन साहित्य में आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता का परिणाम क्या हुआ? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लौकिक जीवन के चित्रण के अभाव में साहित्य एकांगी हो गया। 55 देख लेते हैं अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित करने का उपयुक्त उपागम क्या है? तो 55 का राइट आंसर है वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य की श्रेणी आता है? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क करने योग्य बनाना। 57 देख लेते हैं नाटक अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है? तो नाटक अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है ये हमें बताना है। तो समयानुकूल बोलने की कला विकसित होती है। 58 देख लेते हैं व्याकरण शिक्षण में अंतर्योग प्रणाली सर्वोत्तम है, क्योंकि 58 का राइट आंसर है व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता। अब यहाँ पे और ऑप्शन यानी सर्वोत्तम है, तो व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता, यानी अरुचिकर यहाँ पे अरुचिकर नहीं होने पाता। इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, सही है। भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने की दक्षता का विकास होता है और छात्रों का भाषा बोध होता है। तो व्याकरण शिक्षण में अंतर्योग प्रणाली सर्वोत्तम है, क्योंकि सर्वोत्तम है यहाँ पे हमें बताना है, तो व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 59 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं होता है। ये नहीं होता कह रहा, शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों में अंतर होता है। अगर अंतर होता है रहता है तो तब सही हो जाना था। भाषा और उसके साहित्य में अंतर होता है, ये भी सही है। मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी हमारी जो भाषा के 4 अंग क्या हैं? लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। ये हमारे सभी क्या हैं? सबसे पहले आएगा सुनना, फिर आएगा बोलना, फिर आएगा पढ़ना और लिखना। तो ये हमारे भाषा के 4 अंग भी कहलाते हैं। फिर यहाँ पे भाषा और उसके साहित्य में चोली दामन का साथ होता है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहानी का प्राण तत्व क्या है? तो कहानी का प्राण तत्व क्या है? ये हो जाएगा कथा वस्तु। कहानी का जो पहला तत्व होता है वो होता है कथा वस्तु, और जो कथानक है इसके 4 अंग होते हैं। सबसे पहले होता है आरंभ, सबसे पहले हम क्या करते हैं? आरंभ करते हैं, फिर आरोह होगा, फिर चरमा स्थिति यानी चरमोत्ती स्थिति आएगी और फिर अवरोह होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथा वस्तु। 1 से 64 के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर। तो 21वीं सदी के दस्तक के साथ
अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जनसंचार माध्यमों का क्षितिज बहुत बढ़ गया है। आज जनसंचार माध्यमों का अर्थ केवल शब्द संचार माध्यम नहीं रह गया और इससे भी केवल समाचार पत्र नहीं आते, अपितु आज जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्रिकाएं और पुस्तकें भी शामिल हो गई हैं। इसके महत्व और उपयोगिता को देखते हुए ही किसी समय लॉर्ड मैकाले ने इन्हें चौथी सत्ता का नाम दिया था। लेकिन आज हम इस नए युग में विद्युत माध्यम के द्वारा हुई जनसंचार क्रांति के योगदान को नहीं भुला सकते। विद्युत और कंप्यूटर क्रांति के इस युग में रेडियो और दूरदर्शन जैसे जनसंचार माध्यम लोगों के ड्राइंग रूम में जाकर बतियाने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, समाचार पत्र जनसंचार का किस प्रकार का माध्यम है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रण माध्यम। जो जन समाचार पत्र होता है वो मुद्रण या प्रिंट माध्यम होता है। जनसंचार माध्यमों को का क्षितिज बढ़ने का क्या आशय है? तो 62 का राइट आंसर है, जनसंचार माध्यमों का उत्तरदायित्व निर्वहन पूर्वक क्षेत्र विस्तार। 63, लॉर्ड मैकाले ने जनसंचार माध्यमों के लिए नाम दिया था, तो क्या नाम दिया था? चौथी सत्ता। क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं 64। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या है हमें यह बताना है 64 का। तो 64 में तद्भव शब्द हमें बताना है। तद्भव और तत्सम, थोड़ा हम तद्भव और तत्सम को देख लेते हैं यहाँ पे पहले। जो तद्भव होते हैं तो वो तत्सम हमारे शुद्ध रूप होते हैं संस्कृत के, और संस्कृत के जो संस्कृत से आए हुए होते हैं तद्भव। तो यानी जो तद्भव होते हैं वो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। अब यहाँ पे जैसे क्या है चौथी, तो यहाँ पे चौथी हो गया या चार हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे तद्भव शब्द हैं। और इनके जो तत्सम बनेगा तो तत्सम बनेगा चतुर्थ। उसके बाद है पुस्तक। पुस्तक क्या है? पुस्तक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या बनेगा? इसका तद्भव बनेगा किताब। अगला देख लेते हैं, कालिंदी का समानार्थी शब्द बताइए। कालिंदी का समानार्थी शब्द क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा अर्कजा। और देख लेते हैं जमुना, कालगंगा, कृष्णा, श्यामा, भानुजा, सूर्यजा, सूर्य तनया, ये सभी क्या हैं? कालिंदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है विष्णुपति, तो विष्णुपति के समानार्थी शब्द हैं अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, सुरसरी, गंगा, सुरनदी, सुरसरिता। अगला जो है भार्गवी, भार्गवी के हैं सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मना, और भार्गवी की किसके पर्यायवाची? ये सभी हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो है कामाक्षी, कामाक्षी की जो है दुर्गा, चंडिका, भवानी, ये सभी कामाक्षी के शब्द हैं। अगला है थाली का बैंगन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी, अस्थिर विचार का होना, अस्थिर विचार का होना। भाषा का आधारभूत प्रयोजन है, तो भाषा का आधारभूत प्रयोजन क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 67 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, संप्रेषण। बालकों की शिक्षा भाषा शिक्षण से आरंभ की जाती है, क्योंकि 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। क्वेश्चन नंबर 69, लिखित भाषा के लिए अनिवार्य है, तो लिपि का ज्ञान होना अनिवार्य है। सबसे पहले हमें अगर सबसे पहले क्या होना चाहिए? लिपि का ज्ञान होना चाहिए, अंकों का ज्ञान तो नहीं। बारखड़ी तो बाद में होगा, पहले लिपि होगा, लिपि के बाद ही क्या होगा? बारखड़ी बनेगी। फिर व्याकरण का ज्ञान तो बाद में हो गया, जब हम लिपि का हो गया, जब हमें भाषा का हो गया, तो भाषा वगैरह सुधारने के लिए क्या होता है? व्याकरण का ज्ञान होता है। तो सबसे पहले आएगा लिपि का ज्ञान, लिपि का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके हमारे बारखड़ी भी बन जाएगी। अगला है निम्नलिखित व्यंजनों में महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे हमने महाप्राण व्यंजन नहीं है, यहाँ पे दिया गया घ, तो घ तो महाप्राण व्यंजन है। उसके बाद क्या दिया गया है? छ भी हमारा महाप्राण व्यंजन है। उसके बाद हमारा ढ भी हमारा क्या है? महाप्राण व्यंजन है। लेकिन त हमारा क्या? त देखेंगे तो हमारा अल्पप्राण व्यंजन है, तो त हमारा क्या है? अल्पप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो दूध का जला क्या है? तो ये क्या है? मुहावरा है। निम्नलिखित वाक्य में व्याकरण की किस प्रकार की अशुद्धि? मैंने मोहन को पुस्तक दिया, तो मैंने मोहन को पुस्तक दिया, जो पुस्तक है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, और इसलिए पुस्तक क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है क्या हो रहा है? दिया, तो दिया किसके लिए बोला जाता है? लड़कों के लिए। तो मैंने मोहन को पुस्तक दिया, मैंने मोहन को, यहाँ पे आ जाता है मैंने मोहन को पुस्तक दी। तो यहाँ पे भेद क्या हो रहा है? लिंग संबंधी, तो यहाँ पे जो है अशुद्धि हो रही, लिंग संबंधी अशुद्धि हो रही है यहाँ पे। निम्नलिखित में विकारी शब्द हैं, तो विकारी शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनुष्य। शब्द क्या होते हैं? थोड़ा इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, जिन शब्दों का रूप जो है परिवर्तन होता है, वही हमारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते और कुत्तों।
मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, ये सभी हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द जो होते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी हमारे होते हैं विकारी शब्द। यानी यहाँ पे कि जिन भी शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण जो है परिवर्तन हो जाता है, जिन भी शब्दों में लिंग, वचन, कारक और कारक और काल के कारण जो है परिवर्तन हो जाता है, वही हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द। तो हमने यहाँ पे जो है विकारी शब्द कितने तरह के होते हैं? 4 होते हैं। और यहाँ पे जो है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण जो है परिवर्तन हो जाता है, वही क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अब यहाँ पे एक हम पढ़ लेते हैं, इसके बारे में उदाहरण देख लेते हैं। लड़का पढ़ रहा है, तो लड़का क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अब लड़का का जो है यहाँ पे बन जाएगा लड़की पढ़ रही है, तो क्या बना? लिंग परिवर्तन हो किया गया, लिंग परिवर्तन किया गया, लड़की पढ़ रही है। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। उसके बाद जो होता है अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द जो होता है लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण यहाँ में कोई भी बदलाव नहीं आता है। यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं होगा। जिन शब्दों का प्रयोग जो है मूल रूप से होता है, यानी मूल रूप से जिन शब्दों का प्रयोग होगा और कोई भी इनके कारण, यानी लिंग के कारण हो गया, वचन के कारण हो गया, काल के कारण हो गया, काल के आधार पर इन पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये सभी प्रकार के अव्यय शब्द, अविकारी शब्द भी होते हैं। अब इसमें जो इन्हें जैसे इसमें देख लेते हैं कि जो यहाँ पे जैसे क्या हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, तो ये सभी क्या है? अविकारी शब्द हैं। और इनको जो है यौगिक, ये जो है यौगिक शब्द भी कहे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, मुझे आज अनेकों काम है। मुझे आज अनेकों काम है, इस वाक्य में व्याकरण की अशुद्धि है। तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेषण संबंधी। विशेषण संबंधी यहाँ पे जो है अशुद्धि दी गई है। मुझे आज अनेक काम है, मुझे आज अनेक काम है, यहाँ पे सही होना था। और यहाँ पे दिया गया है मुझे आज अनेकों काम है, तो इसलिए यहाँ पे विशेषण संबंधी अशुद्धि दी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। जिस शब्द अथवा शब्दांश के रूप में वाक्य के लिंग, वचन, पुरुष अथवा काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 76 कह रहा है कि पंकज एक, पंकज क्या है? योगरूढ़ शब्द है। पंकज क्या है? योगरूढ़ शब्द है। अब हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं, लेकिन उनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है। यानी ये जो है सामान्य अर्थ को न प्रकट करते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी जो इनका सामान्य अर्थ होता है ना, उसको प्रकट नहीं करते हैं और अलग से अर्थ को, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे दिया गया है कि पंकज, पंकज को ही हम देख लेते हैं कि पंकज जो होता है किस में जन्म लेता है? कीचड़ में जन्म लेता है, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो वो कौन है? कमल। पंकज का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पंक, पंक क्या है? पंक जो है कीचड़, और कीचड़ में जो है जन्म लेने वाला होता है वो होता है पंकज। अगला उदाहरण देख लेते हैं, पीताम्बर। तो पीताम्बर का अर्थ होता है पीला, और इसका विशेष अर्थ क्या निकलता है? श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त। तो यहाँ पे योगरूढ़ शब्द हम समझ गए हैं कि जो क्या होता है, जिसका जो है सामान्य अर्थ ना निकलकर जो है विशेष अर्थ देता है, यही यहाँ पे क्या होता है? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो जिन शब्दों के जो है सार्थक खंड या टुकड़े न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो। जो रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि सार्थक, यानी जिन शब्दों का जो है सार्थक खंड या टुकड़े न हो सके और न ही क्या हो, अन्य शब्दों या मेल से न बने हो, इसे हम क्या कहते हैं? मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। जैसे घर हो गया, दूध हो गया, चीता हो गया, कवि हो गया, चावल हो गया, दिन हो गया, मुंह हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, रोटी हो गया, कमल हो गया, ये सभी। अगला है यौगिक शब्द।
अब यहाँ पे यौगिक शब्द भी हम देख लेते हैं कि योग अर्थात मेल, यानी ये क्या बने रहते हैं, यौगिक से पता चल रहा है कि ये दो शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द होते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे विज्ञान हो गया, तो विज्ञान में क्या आ जाएगा, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान। विद्यालय विद्या प्लस आलय, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी। और यहाँ पे जो है यौगिक शब्द जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अब यहाँ पे जैसे उपसर्ग हो गया, तो उपसर्ग जो होते हैं वाक्य शब्द के प्रारंभ में लगता है, और प्रत्यय जो लगता है शब्द के अंत में लगता है, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। शब्द के मुख्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति है, तो ये कौन सी है, 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। शब्द के मुख्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति है लक्षणा। अब यहाँ पे जो है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये जो होते हैं शब्द के 3 प्रकार होते हैं, 3, और इसमें 3 पर शब्द के जो 3 प्रकार हैं, वाचन, लक्षण और व्यंजना, यानी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द के 3 प्रकार हैं। 78 अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संघटक तत्व हैं। तो ये किसके तत्व हैं, ये हैं रस के तत्व। जब अस्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, वह रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। यानी जब ये सभी अस्थायी भाव का संयोग विभाव और अनुभाव जो है संचारी भाव से होता है, तो वो रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। 79 पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये हो जाएगा सलेस अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कृष्ण भक्ति कवि नहीं है, तो कृष्ण भक्ति कवि को नहीं है, वो नहीं है कबीरदास। 81 का देख लेते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को कहा गया है, तो राजभाषा कहा गया, इसके बारे में हमने आगे भी चर्चा की है। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में सम्मिलित नहीं है, तो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में जो है कौन शामिल नहीं है, तो वो हमें बताना है, वो हो जाएगा। और कौन कौन से शामिल हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये है महादेवी वर्मा हो गया, और जयशंकर प्रसाद हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, और सुमित्रा नंदन पंत हो गया। तो यहाँ पे कौन नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, नहीं पूछा गया था, तो नहीं कौन है, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। और कौन कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तार सप्तक एक प्रतिनिधि काव्य संकलन है, तार सप्तक एक प्रतिनिधि काव्य संकलन है, तो ये है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवादी कवियों का ये है तार सप्तक एक प्रतिनिधि संकलन है। इसके बारे में देख लेते हैं। अज्ञेय द्वारा जो है 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक जो है मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादक किया गया था। तो कब किया गया था, 1943 में अज्ञेय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 84। मेरी भव बाधा हरो राधा, नागरी सोई जा तन की झाई, परे श्याम हरित दुत होई, उक्त पद के रचयिता हैं, तो उक्त पद के रचयिता हैं बिहारी लाल। साहित्य की किस विधा में शिक्षण का सस्वर वाचन सर्वाधिक अपेक्षित है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकांकी। 86 देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षापूर्ण अधिक उचित है जिसमें क्या होता है, छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। अगला देख लेते हैं 87 से 90 तक के। आत्म भाषा में ही आत्मज्ञान या स्वज्ञान का विकास संभव है। आत्म भाषा आत्म मुक्ति का साधन है। आत्म मुक्ति का तात्पर्य सोचने, समझने, कहने, सुनने, स्वराज की प्राप्ति और से यह अपनी भाषा में ही संभव है। भारतीय समाज में विकास की पहली जरूरत है कि सोचने, समझने और विभिन्न कार्यों को करने के लिए औपनिवेशिक परिवेश से मुक्त मनो मस्तिष्क का विकास, जिसे हमने अंग्रेजी उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण खो दिया। इसे पुराने ढर्रे पर लाना ही होगा। हालांकि वापसी को ही प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसे संभव बनाने के लिए इसे संभव बनाने के लिए हमें आत्मविस्मृति के दंश से निकलना होगा। औपनिवेशिकता की गुलामी से जकड़े देश आमतौर पर आत्मविस्मृति के शिकार हो रहे हैं और उनकी आज़ादी की लड़ाई, आत्मविस्मृति से मुक्ति की लड़ाई हो रही है। राष्ट्रीय अस्मिता के लिए संघर्ष की लड़ाई रही है। असल में होता यही है कि नीतियों उनके लिए बनाई हैं
और उन समाज का विकास करना है जो अंग्रेजी नहीं जानता है। वह तबका अपनी भाषा में सोचता है और वह उसकी आकांक्षाओं की भाषा है। ऐसी जनता के लिए नीतियां बनाने वाले और सोचने समझने वाले की भाषा अभी भी अंग्रेजी है। ऐसे में विकास व जरूरतमंद लोगों के बीच एक खाई चौड़ी हो जाती है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम जनता की आकांक्षा की भाषा के साथ स्वयं को जोड़ें। तो 87 का राइट आंसर हमें यहाँ पे बताना है वैचारिक उद्भावना का सर्वोत्तम माध्यम है। तो क्या माध्यम सर्वोत्तम है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मभाषा। 88 विदेशी परतंत्रा की घातक परिणति क्या है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अस्मिता पर कुठारघात। आत्मविस्मृति का क्या अभिप्राय है? तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपनी अस्मिता को भुला देना। 90 देख लेते हैं, आम जनता के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो आम जनता के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी, नीति नियता और आम जनता के बीच भाषा एवं चिंतन विषयक साम्य। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है 31 से 90 तक के क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अभी 29 सितंबर को एग्जाम है या आने वाले जो भी और एग्जाम होंगे, सीटेट हो गया और भी स्टेट हो गया, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी जो भी एग्जाम होंगे अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है हमें किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमें जरूर वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो जो है थोड़ा भी पसंद आती है तो प्लीज़, थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।